नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या आज 14,000 तक पहुंच गई। ये आंकड़े बहुत कम होते अगर ये मौलाना साद न होता। इसलिए मैंने तय किया है कि जब तक ये मौलाना साद, ये घोटालेबाज, हत्यारा मौलाना साद सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक उसे जब तक उसे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये साद के खिलाफ मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा, क्योंकि ये मेरा देश है। ये मौलाना साद का देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये भारत है, ये भारतवर्ष। हम इज्जत देते हैं तो हद पार करने वालों का इलाज भी हम ठीक तरीके से जानते हैं, और इस साद का इलाज मैं जानता हूं। आज मैं फिर साफ कर देता हूं कि मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति विशेष के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी जमात के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं जो भारत में मौत बांटकर भगोड़ा बना हुआ है। जो लोग साथ के साथ खड़े हैं, मैं आज उनको भी साफ बता दूं कि सुन लो साथ के सपोर्टर, जो अपने परिवार का सगा ना हुआ, जो अपने रिश्तेदारों को बीमार बना रहा है, वो साथ आपका साथ क्या देगा? अभी भी मौका है। साथ का सच बताइए, बाहर आइए, उसके ठिकाने खोजिए, उसको सजा दिलाए। वो जहां तक भागेगा मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो भगोड़े साथ सुन लो, और पूरा देश इस कोशिश में मेरे साथ देगा। भगोड़े साथ, पूरा देश, भारत मेरे साथ है, भारत तुम्हारे खिलाफ है। कहां भागोगे इस देश में? इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत कि लॉकडाउन के बाद भी साद सहारनपुर से दिल्ली कैसे पहुंचा? क्या कुछ लोग उसे बचा रहे थे? किसी को पैसा खिलाया उसने? मौलाना साद खुद छिप रहा है, या फिर कुछ देश विरोधी उसे छिपा रहे हैं? एक एक देश विरोधी को नहीं छोड़ेंगे हम। और क्या मौलाना साद छिपकर अभी भी कोरोना फैलाने की साजिश कर रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, कानून से भागकर, भगोड़ा बनकर यह साद देश के मुसलमानों को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? यह हिंदुओं के खिलाफ है, यह मुसलमानों के खिलाफ है, यह भारत के खिलाफ है। साद, कब तक भागोगे? हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मौलाना साद, भगोड़ा मौलाना साद, वो 18 दिन से भाग रहा है। साद चूहा बना हुआ है, देश के हर कोने में बिल तलाश रहा है, लेकिन मौत के मौलाना का ठिकाना नहीं मिल रहा है। वो किसी का सगा नहीं है। अब तक वो अपने 4 रिश्तेदारों को बीमार कर चुका है। ऐसे मौत के मौलाना को भला कौन पनाह देगा? इसीलिए वो हर वक्त नए अड्डे खोज रहा है। शायद फंडिंग का विषय हो सकता है, और भी कई आपराधिक विषय उभर के आ रहे हैं और आर्थिक विषय उभर के आ रहे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़ा है। और एक तरफ जहां उनका कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, उनके लोग भारतवर्ष में फैल करके अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कानूनन कार्रवाई तो होगी। देश में कानून से बड़ा कोई नहीं। साद के 4 ठिकानों का पता हमने तलाश लिया है। दिल्ली में निजामुद्दीन और जाकिर नगर वेस्ट, उत्तर प्रदेश में शामली और सहारनपुर। यहाँ साद के कई शागिर्द हैं जो साद के लूटे हुए पैसों पर पल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते साद जिन्हें अपना कहता है उसे मौत देता है। सरकार इतनी गंभीर होती कोरोना को लेकर के, तो इस चीज को मीडिया के पाले में ना फेंक करके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सॉल्व करती चीजों को पहले।
लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जमात के लिए या उनके लिए नहीं आया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। साध के पाप के खिलाफ अब देश ने झंडा बुलंद कर दिया है, इसीलिए वो बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, साथ भाग रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके गुनाहों की लिस्ट पूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या साध का खेल अब खत्म हो गया है, पूछता है भारत। और आज मेरा पहला सवाल इकबाल मिर्जा से है, जो सेक्रेटरी है जमात इस्लामी हिंद के। आवाज तो आ रही होगी आपको। इकबाल जी, ये मोटा चूहा पैसे खा खा कर बहुत मोटा हो गया है। ये छिपा हुआ क्यों है? ये भाग क्यों रहा है? इसके हर ठिकाने पे हमने नजर रखी हुई है, हमारे रिपोर्टर और कैमरा हर ठिकाने पे है। कोई ठिकाना नहीं है जहां से ये बच सकता है। ये मोटा चूहा कब निकलेगा? इकबाल जी जरा बताइए, पूछता है भारत। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना की जो महामारी है उसके संकट के दौर में मैं तमाम देशवासियों से बहुत ही दिल से अपील करता हूं कि हमारे चाहे सामाजिक, राजकीय, धार्मिक जितने भी मतभेद हो उसको भुला दें, हम सब एक हो जाए। सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मौके पे हम सब सरकार के साथ हैं। सरकार के जो भी हमारे कोई मतभेद नहीं है, मैं सिर्फ इस मोटे चूहे के पीछे पड़ा हूं। मैंने कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद है नहीं। मैं समझता हूं इस मोटे हम लोग चूहे के सभ्य पीछे लोग पड़ा हूं। हैं, हम लोग ये सभ्य लोग मोटा चूहा कब निकलेगा? हम सभ्य लोग इसमें असभ्य बात क्या हुई? पढ़े लिखे जो आदमी छिपा हुआ है वो तो चूहा ही हुआ। आप जैसे देखिए, अब तक मैंने मौलाना साद को चूहा कहा था, तो या तो ये मोटा चूहा है या फिर पिद्दी है। अगर आप बहुत छोटा सा पिद्दी जो पकड़ा नहीं जाता। आप इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चिल्लाइए मत, एक्साइट मत होइए, आराम से बात कीजिए, उस पर बात की जा सकती है। देखिए, और पूरा देश आपको भी देख रहा है, आपको ये भी मैं सुन सिर्फ रहा कह रहा है, हूँ, और मौलाना आप क्या साद सवाल एक कर मोटा रहे हैं, चूहा वो भी है। देख रहा है। लोगों का पैसा खाकर ये मोटा हो गया, वो बड़ी आप अभी बिल भी- खोज रहा है, इसलिए बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है। लेकिन जब चूहा मोटा हो जाता है तो ये भाग नहीं पाता, इसलिए मौलाना भी भाग नहीं पा रहा है। आप में मैं सीधी बात कर रहा हूं। आज के शर्मा जी भी बीजेपी के हमारे साथ है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग ये दिखाएंगे? नहीं, आपको क्या लगता है ये लोग बताएंगे मेरे बड़े सपोर्टर है, उनका कुछ जो नहीं होगा? मामला है, अरे मैं लोगों को रास्ते पे ले आऊंगा, कुछ नहीं होगा। क्यों के शर्मा जी, इन लोगों को सीधा करना, इनका इलाज हमारे पास है कि नहीं, पूछता है भारत। के शर्मा जी, ये आपको चिल्लाने की आदत कहाँ से हो गई है? पहले जो सवाल किया है बात का जवाब तो देने दीजिए। आप इत्मीनान रखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे पहले रहा हूं। आप जवाब देने की आप ऐसा आदत तो एकदम रख ले। एक्साइट क्यों हो रहे? लोग देख रहे हैं आपको। आपको जवाब देने की आदत कब होगी? पूरा मैं देश आपको आपको कह रहा हूं देख कि रहा पाप है। की उम्र 100 ये दिन से कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा नहीं ये होती। कॉन्ट्रैक्ट आपको इकबाल गवर्नमेंट जी, ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट देश दिया हुआ हर है दिन क्या? मुझे देखता है। पूरा दिन आपको पूरा गवर्नमेंट ने देश कॉन्ट्रैक्ट हर दिया दिन है, मुझे वो देखता है। और मैं कह रहा हूं कि पाप की उम्र, नहीं, रुकिए ना, आप एक्साइट हो रहे हैं, आप एक्साइट हो रहे हैं। आप बताइए, आप डर गए क्या कि मौलाना साद पकड़ा जाएगा? वो पुलिस, नहीं, आप मुझे बताइए इकबाल जी, ये मौलाना साद पकड़ा जाएगा, आपको टेंशन क्यों हो रही है? पुलिस, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आप जो सवाल कर रहे हैं वो सरकार का, पुलिस प्रशासन का काम है, और वो पुलिस प्रशासन उसको करेगी। पुलिस प्रशासन ने क्या आपको नहीं कुछ जी, कॉन्ट्रैक्ट मीडिया दिया का काम है, रिपब्लिक टीवी को, मेरा काम है। आप मुझे मेरा काम मत समझाइए इकबाल जी, हो आराम से आप मुझे मेरा काम समझाएंगे? वाह भाई वाह। नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आप टेंशन में आ गए। आपकी बीपी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? सुन रहा है, आपके सवालों को देख रहा है। आपकी बीपी क्यों बढ़ रही है? कोरोना की महामारी में फंसे हैं, सवाल को सुन रहा है, एक एक शब्द सुन रहा है, आपको लग रहा है 50 बार पूछ रहा हूँ। आप बोलिए कि मौलाना साद भगोड़ा है। आप बोलिए इकबाल जी, मेरे
हमारा आपको देश सवाल कह पूछ रहे रहा हूँ, हैं, सवाल तो है इसकी चिंता मौलाना आपको साहब मालूम भगोड़ा होनी है कि चाहिए, नहीं है? उसकी गंभीरता आपको मालूम मौलाना होनी साहब चाहिए, भगोड़ा है कि और नहीं है? उसके हिसाब से आपको मौलाना बातचीत करनी साहब चाहिए, भगोड़ा उसके है कि हिसाब नहीं से है? आपको 4000 सवाल लोगों करना को चाहिए। मारा, मैं आपसे उसके बाद नम्र गंभीरता विनती की बात करता आप हूं मुझे कि बताएंगे, पूरी दुनिया में गंभीरता इस समझाएंगे महामारी में मुझे। लाखों 4000 इंसान लोगों को मर रहे किसने हैं। मारा? इस महामारी 4000 में लोगों को लाखों किसके इंसान मर हिस्से रहे हैं। मारा? सिर्फ इकबाल हमारा मिर्जा, भारत है जिसमें हिंदू और 4000 मुसलमान लोगों मर को रहे हैं। किसने मारा? और ये महामारी आप महामारी जैसे नहीं भाई पत्रकार मेरा और आप जैसी अरे चैनल भाई की वजह से हो रहा महामारी है। नहीं, तो इसके ऊपर 4000 आप लोगों अपने को आप किसने पर, मारा? अपने टीवी पर आप कंट्रोल तो कभी कीजिए। पत्रकार ना देश थे के ना प्रति होंगे। आपको आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आराम से। आज मुझे बताइए कि दिल्ली में हाँ ठीक है कीजिए। कितनी प्रतिशत लोग हैं जो मौलाना साद और ये तबलीगी जमात मरकज के कारण संक्रमित हुए हैं? मेरे पास खबर है कि 70% लोग दिल्ली में यही तबलीगी जमात मरकज के ये घोटालेबाज साद के कारण संक्रमित हुए हैं। और ये भी बता दो कि अरुणाचल प्रदेश में 100% लोग तबलीगी जमात मरकज के कारण संक्रमित हुए हैं। तमिलनाडु में 90% लोग यही तबलीगी जमात मरकज के कारण संक्रमित हुए हैं। असम में 85% लोग इसी तबलीगी जमात मरकज के कारण संक्रमित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में आपके ये भगोड़े साध ने 70% लोगों को यही तबलीगी जमात मरकज के कारण ये संक्रमित हुए हैं। तो क्या आपको लगता है इकबाल जी कोई गलतफहमी है क्या कि हम ये तबलीगी जमात मरकज और इस साथ को छोड़ने वाले हैं? ये भारत है, भारत, ये भारत है, भारत, ये हमारा देश है भारत। ये भारत में कोई ऐसे करने की हिम्मत रखेगा, उसका इलाज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब डिबेट पे आइए, मुझे जर्नलिज्म मत सिखाइए। और आपके साथ डिबेट पे मौलाना इजाज अतर है। मौलाना इजाज अतर जी, मेरा सवाल है कि इकबाल मिर्जा, मैं तो बड़े शांति से पूछ रहा हूं, टेंशन और पसीने तो आपको आ रहे हैं, पसीने और टेंशन आपको हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं तबलीगी जमात मरकज ने भारत को बर्बाद करने की जो षड्यंत्र की, उसको मैं हर दिन उसका पर्दाफाश करता हूं टीवी पर, हर दिन पर्दाफाश करता हूं उसका। बुरा कर रहा हूं क्या? बुरा कर रहा हूं क्या? तबलीगी जमात मरकज को अगर आपने सवाल किया है तो पर्दाफाश करके मैं कोई गलती कर रहा हूं क्या? ये तो मेरी ड्यूटी है भाई साहब। इजाज अतर जी, ये इनको मुश्किल क्या हो रही है? इजाज अतर लखनऊ से है। ये इजाज अतर जी बताए, इकबाल मिर्जा जी सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? तबलीगी जमात मरकज ने भारत में क्या किया, इस पर कोई डाउट है क्या? आपने सवाल कर लिया, खुल के बताना चाहिए। देखिए, इनको खुल के बताना चाहिए है, बुरे को बुरा कहना चाहिए है। और जिसने इस तरह की हरकत की है, इसको अंदर इस तरीके से देश में इस बीमारी को और इस मरज को फैलाया है, उसको बुरा कहना चाहिए। आप में इतनी हिम्मत, इतना करेज होना चाहिए है कि आप बुरे को बुरा कहिए। ऐसी बात नहीं है। तभी हर धर्म यही सिखाता है कि बुरे को बुरा कहिए, अच्छे को अच्छा कहिए, जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत हो गलत कहिए। गलत है तो उसको अपने लफ्जों में, अल्फाज में छुपाइए ना, आप कि आपने अपने लफ्जों में आप छुपाई दे रहे हैं। गलत है उसको गलत कहिए, मुंह खोल के गलत कहिए, चाहे कोई भी हो। बात तो करने दीजिए। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। अर्नब साहब ने आज पहली बार इंसानियत के तौर पर अच्छे से सवाल किया है, मैं अच्छे से उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, अर्नब गोस्वामी जी ने जितने भी फिगर्स दिए हैं, जितने भी परसेंटेज दिए हैं, वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या सरकारी आंकड़े नहीं है, ये इनके अपने आंकड़े हैं। और भारत में इतना सरकारी आंकड़े हैं। पहली बात, आप कौन होते हैं सरकारी आंकड़े नहीं कहने वाले? मेरा हर आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है भाई साहब। आप जरा समझ ले, आप किस गलतफहमी में है? आप चिल्लाइए आप मत। किस गलतफहमी में है? अरे आप समझ में नहीं आ रहा, आपको शौक हो जाएगा। फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चिल्लाइए मत। 90% लोग फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं, गलती बोल रहे, आपकी गलती है। 4000 लोगों को संक्रमित किया है तबलीगी जमात ने, 4000। सुना मैंने आपने मेरी बात सुनी? के शर्मा जी डिबेट पे तो लाए वो सामने। आप इंसान बन जाइए और अदब से बात कीजिए। इंसान बनिए और अदब से तैयार नहीं है कि तबलीगी जमात मरकज ने कितना संक्रमित किया। कहते हैं ये फिगर्स सरकारी नहीं है। मुझे जवाब देने का मौका देना चाहिए। इनको सच्चाई बता दीजिए। में बुलाया है, नहीं, आप पहले अपनी बातों पे माफी मांगिए। आप माफी मांगिए पहले। आपने मुझे बोला मेरे फिगर सही नहीं है, सरकारी फिगर्स नहीं है। आपको किसने बताया?
आपको किसने आप- बताया? आप बड़े अभी जिम्मेदारी मुझे से कहने बोल रहा हूँ। दीजिए, पूरी आज दुनिया असम में में 94%, हरियाणा में 60%, अरे पूरे भारत को संक्रमित किया है भाई साहब। मैंने आपका सवाल ऐश्वर्या सुन भी लिया, देखा, ऐश्वर्या आपका सवाल जो सुन है, लिया, समझ लिया। अब आप मुझे आंकड़े निकलते हैं है राज्य कि सरकार जब ये यहाँ सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं तब एमएचए ने हर एक राज्य को चिट्ठी लिखी है। अभी एमएचए ने हर एक राज्य को चिट्ठी लिखी और इन्हें सुनना चाहिए। क्या लिखा है एमएचए ने? कि रोहिंग्यास गायब हो गए हैं। वो रोहिंग्यास जो मरकज में, निजामुद्दीन में, ये जमात के मरकज में थे, वो वापस कैंप में नहीं आए हैं और ये एक बहुत बड़ी कंसर्न बन गई है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे रोहिंग्या हैं जो वापस नहीं आए हैं। तो एक के बाद एक ये मौलाना साद, ये जो मोटा चूहा आपने बोला, ये भगोड़ा साद और दिक्कतें पैदा करता जा रहा है। ये रोहिंग्यास वापस नहीं आए हैं, कैंप में भाग गए हैं। तो ये जो मौलाना साद एक के बाद एक हिंदुस्तान के लिए, भारतीयों के ये लिए बहुत बड़ी खबर है। ये मुझे बताइए, ये रोहिंग्या भागे कहां हैं? एडवोकेट शिराज कुरैशी, हो क्या रहा है हमारे देश में? तो भारत है, हमारा देश है, ये भारत है। भारत में ये लोग समझते क्या अपने आप को? ये रोहिंग्या तबलीगी के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बताइए जरा शिराज कुरैशी जी। शर्म की बात है, मैं देश में क्या हो रहा है चर्चा आप जी लोग मैं क्या बहुत कर ही रहे शर्म हैं? के साथ आज इतने बता पढ़े रहा हूं लिखे होने के बाद क्या मौलाना चर्चा साद कर रहे को हैं आप लोग? पुलिस मुझे को शर्म कॉपरेट आती है करना आप चाहिए, लोगों देश को शिराज जी, कॉपरेट करना चाहिए। और ये भागने का जो आज आपने देश सिलसिला में बताया ना, इससे तो मैं अग्रिम आपको 100 उदाहरण देता हूं। शिराज, अगर सेनापति ही भागेगा, शिराज, बाकी के सैनिकों का क्या हाल होगा? शिराज, वही हालत मौलाना साद ने कर दी है। और मौलाना साद देखिए, के भगने से, हमारा पुलिस के देश- साथ भगने से, सरकार के साथ हमारा भगने से देश उनके भारत- जवानों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और हमारा शिराज, देश भारत हौसले बुलंद हो कोरोना रहे हैं, का अभी तक कुछ नहीं हो पाया। और एक बात और सुन लीजिए अर्नब जी, एक बात और ऐड कीजिए। प्रज्ञा ऑडियो, इसमें शिराज, सीआरपीसी में एक प्रोविजन होता है 82 और 83 का। मैं चाहता हूं कि वो 82 और 83 के प्रोविजंस मौलाना साद के ऊपर लगाए जाएं और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे भागते रहे तो पूरे देश में ये कोरोना फैला देंगे और तुरंत ही मौलाना साद को आना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको बड़े अच्छे अल्फाजों में कि जमात ने अभी तक देश में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि जिससे हम जमात को ऊपर लेवल पे सोच सकें? आप बताइए, देश की जब भी आपत्ति आई कब जमात ने आपका साथ दिया? अकाल आया, बाढ़ आई, भूकंप आया, और भी तरह की परेशानियां आई, जमात ने कभी भी देश का साथ नहीं दिया। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। और जब आज विश्व सबसे बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तब जमात ने साथ तो छोड़ दीजिए और ऐसी हालत कर दी कि भारत में सबसे ज्यादा कोरोना फैल गया है। तो आप इसके लिए शर्म कीजिए और उनको डिफेंड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। जो गलत है उसको गलत बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को। जिस तरह से पाप की है, आपको मैं बता दूं शाहिद जी कि कल तक मौलाना साद जाकिर नगर में अबू बकर मस्जिद के पास छिपा था। सुन लीजिए मेरी बात, पूरी खबर मैं रखता हूं और इस साद को, इस चूहे को मैं निकाल के ही रखूंगा। ये अबू बकर मस्जिद के पास छिपा था, यहीं पर वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था क्योंकि उसको किसी ने बता दिया कि रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और सुनिए, अरे भाई मौलाना साद या साद जो भी है, मस्जिद की तो इज्जत करो, वहां छिपकर पाप क्यों कर रहे हो? निकलो वहां से। और दूसरी बात मैं कह दूं, इसकी खेल खत्म हो चुकी है शाहिद जी, इसके सभी ठिकानों का पता चल गया है। मेरे रिपोर्टर एक एक जगह पे खड़े हैं, कहीं नहीं निकल सकता है। रिपब्लिक भारत इसको पकड़ चुका है। ये साद का खेल खत्म है। ईडी और आईटी का शिकंजा उस पर लग चुका है। उसके बेटे और 17 रिश्तेदार पुलिस के रेडार पर है। उसके बेटे और 17 रिश्तेदार पुलिस के रेडार पर है। मैं सीधी तौर से कह रहा हूं, साद चुपचाप निकल के आ जाओ, चुपचाप निकल के आ जाओ, वरना तुम्हारी तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साद निकल के आ जाओ और ये मत समझो कि कुछ बच जाओगे। ये भारत है शाहिद जी, भारत हमारा देश है। हमारे देश में ये साथ जैसे लोगों की गेम खत्म, अभी खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शुरू हो चुकी है, ये जेल जाएगा, उसको उम्र कैद होगी, हर गुनाह का हिसाब होगा, हर गुनाह का हिसाब होगा। हाँ बताइए शाहिद जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप साथ का समर्थन करना बंद करेंगे कि नहीं? आपको भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे साथ जैसे व्यक्ति का समर्थन करना बंद करना चाहिए। अब आंसर सुनिए। मैं स्पोक्स पर्सन हूं, मैं एडवोकेट हूं, थोड़ा एडवोकेट एक्ट की भी नॉलेज ले लीजिए कि क्या हमारा फर्ज होता है, क्या फर्ज नहीं होता है।
दूसरी बात, जिन अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक तरफ तो आपको मुबारकबाद दी जा रही है नंबर 1 चैनल की, दूसरी तरफ इस तरह के घटिया अल्फाज अगर इस्तेमाल होंगे तो ये कहीं ना कहीं ड्रेल करता है आपकी डिबेट को। आप बादशाह बने हुए हो टेलीविजन के, इस तरह के अल्फाज अगर आपके मुंह से निकलेंगे तो मुझे लगता है ये ड्रेल करता है आपकी उसको। जहां तक कानून की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो पुलिस तो का आपके काम है। पहले बात तो मैं रिस्पॉन्स करता हूं, आप मेरी बात सुनिए। और भगोड़ा मैं कहता हूं कि मौलाना साद ने अपने हर सगे को ठगा है, ये सच है कि नहीं है? 1 मिनट का टाइम इसीलिए मैं भगोड़ा नहीं है तो क्या है? 14 दिन की क्वारंटाइन खत्म हो गई, बाहर क्यों नहीं निकला है अभी तक क्यों नहीं निकला है? भाग रहा है कि नहीं बताइए मुझे, भाग रहा है कि नहीं मुझे बताइए। आज वो गली गली घर घर बदल बदल के अपनी लोकेशन भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? आप मुझे धमकी देंगे? आपको मैं कहता हूं ये मौलाना नहीं, ये संक्रमण है। उसने अपने जमातियों को बीमार किया है, उसने अपने जमातियों को बीमार किया है कि नहीं किया है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। आप पुलिस नहीं है अर्नब जी, हमारे मुल्क का पत्रकार हूं सबसे और ऊपर है। पत्रकार का दायित्व ये होता है कि एक भगोड़े को पकड़े। पुलिस स्टेशंस बने हुए हैं, उस मुल्क के कानून के तहत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। मुल्क के कानून की इज्जत कीजिए, मुल्क के संविधान की इज्जत कीजिए, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी इज्जत कीजिए। कानून सिखाएंगे मुझे शाहिद अली जी। ये मौलाना साद के एडवोकेट है तो बताइए मुझे बताइए शाहिद अली जी, सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए, आपको भी मैं कह देता हूँ, आप मौलाना साद के एडवोकेट है ना, तो मेरी बात सुनिए, आप मौलाना साद के एडवोकेट है ना, आप जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे बताइए जी, मेरी बात सुनिए, बहुत के अंदर किसी को भी जजमेंट देने का अधिकार है? पहले सबसे पहले कोर्ट का जजमेंट आएगा, उससे पहले इन्वेस्टिगेशंस होंगी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई सर। अरे मेरी बात सुनिए, कंप्लीट होने दीजिए। अरे मेरी हम ये बात कह रहे हैं, अगर वो गुनहगार निकलते हैं तो हम डिमांड करेंगे सबसे खतरनाक सजा मिले, हो गई आपकी बात, हो गई ना, वो मिले। लेकिन अगर गुनहगार नहीं निकलते हैं तो आज जो कैरेक्टर सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये भारत है, इसमें सजा मिलेगी। जो संक्रमण करता है सोच समझ के भारतीयों का, उसको सजा मिलेगी। इसने भारतीयों को बीमार किया है, इसने भारत के खिलाफ साजिश रची है, इसको सजा मिलेगी। अब मैं बताता हूं आपको, के शर्मा जी डिबेट पे आ गए, आइए डिबेट करिए। मगर मैं डिबेट में आने से पहले एक बात कहता हूं, आप शाहिद जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो गया आपकी बात, भाषण हो गया भाषण। भाई साहब अभी सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं कहूंगा कि देखिए, सुन लीजिए ना शाहिद जी, हो गई ना बात। अभी आप बंद करेंगे? अरे भाई साहब बंद करिए, बंद करिए। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, ये मौलाना नहीं है, संक्रमण है, इसने जमातियों को बीमार किया है। मेरी बात सुनिए, ये अपने ही रिश्तेदारों को इसने बीमार किया है, उसने अपनों को ही लूटा है, तो उसने अपने शागिर्दों को लूटा है। ये शागिर्दों को मारेगा, ये भारत में संक्रमण करेगा। और अब तक ऐसी फीलिंग थी के शर्मा जी कि भारत में ना जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसका जीत भर के इसको यूज करो, और इस भारत के डेमोक्रेसी को यूज करके भारत में कचरा फैलाओ, भारत में कुछ भी करो, लोगों को मारो, दहशत करो, कचरा फैलाओ, संक्रमण करो, और भारत में पैसे बनाओ, और फिर टेंशन में आओगे तो शाहिद अली जैसे एडवोकेट को लेके बोलो, भैया मेरे को बचाओ। ओ भाई साद, शाहिद अली जैसे 100 एडवोकेट आ जाए, तुम्हारी खेल खत्म है, सुन लो। और के शर्मा जी, ये 100 एडवोकेट आ जाए, इसकी खेल खत्म है, इसको बताने की जरूरत है। ये भारत है, ये भारत है, ये आपकी वो मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं चल रही है। के शर्मा जी बोले चाहिए उसका। साहिब साहब से केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब तो धर्म गुरु है ना, आप ये क्या फालतू, और वो दीन की शिक्षा देते हैं लोगों को, तो आज कम से कम आप ये बताइए, जब उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इस्लाम का आपका दीन क्या कहता है? उनको आपके सामने आकर खड़े होकर, यदि वो धर्म गुरु है, उन्हें क्या डर है? वो तो आका है। आप वो निकल कर बाहर क्यों नहीं आते? आकर क्यों नहीं आपको समर्थन करते और स्पष्टता से पूरे देश को बताते कि क्या हकीकत है? क्यों चुप कर बैठे हैं वो?
किससे डर है उनको यदि वो उन्होंने कुछ नहीं किया है? तबलीगी जमात का एक वो क्या आपको क्या वो आदर्श आपके सामने पेश कर रहे हैं? क्या तबलीगी जमात के लोग जो है ये इस आदर्श के आधार पर दीन की शिक्षा देते हैं? आपके 100 साल के कामों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आप इस पर विचार कीजिए कि आपने क्या उदाहरण पेश किया देश के सामने। आप इस तरह से जो है छुप कर बैठे हुए हैं और आप जो है बातों को जो है इधर से उधर करके देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आपका दीन सिखाता है? आप धर्मगुरु हैं? बहुत खूब। तो ये बड़े प्रश्न है आपके ऊपर। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, ये हत्यारा है, बुजदिल है। नहीं, इसको धर्मगुरु की उपाधि ना दे। नहीं, गलती की आपने। ये धर्मगुरु नहीं है, ये एक देश का लुटेरा है। ये हत्यारा, बुजदिल, कायर और कातिल है। इसने 4000 लोगों को मारा है। ये फिर 4000 लोग। और इकबाल मिर्जा, आप समझ क्यों नहीं पा रहे? 4000 लोगों को संक्रमित किया इसने। 4000 लोगों को संक्रमित करना बड़ी चीज होती है। हर बात का मैं जवाब आप क्यों नहीं समझते? ये सरकारी नंबर है। कहने का मौका और टैक्स चोरी की है, ईडी से विदेशों से पैसा लिया है। और ये भी बता दे एडवोकेट शिराज कुरैशी जी, इसने, और मैं बता दूं, आज वाराणसी में 5 और केस हुए कोरोना के। शिराज जी जरा इकबाल जी को समझाइए। 5 कोरोना के केस बनारस में हुए हैं, उनमें से 3 लोग हैं जो तबलीगी जमात मरकज वाले। आप गलत वीजा पे गलत बयानी करके आपके सवाल को सुन लिया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। टूरिस्ट वीजा पे जमात के अंदर आते हैं विदेश में। मौका दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप मेरी बात को सुनिए। आप शांति से मेरी बात को बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं कि जितने जमाती विदेश से आ रहे हैं वो सारे के सारे टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, वो धार्मिक वीजा पे नहीं आ रहे हैं। क्या किसी टूरिस्ट वीजा पे आने वाले व्यक्ति को भारत में धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहला झूठ मौलाना साद और इनकी टीम का है कि वो लोगों को, भोले वाले लोगों को टूरिस्ट वीजा पे भारत में बुलाते हैं और टूरिस्ट वीजा की आड़ के अंदर वो धार्मिक गतिविधियां करवाते हैं। क्या ये कानूनी जुर्म नहीं है? अभी चर्चा पूरे देश में ये हो रही है कि मरकज से कोरोना कैसे फैला। तभी तो बोल रहे हैं कि ये इलीगल है, तभी तो कह रहे हैं कि ये आदमी इलीगल है, ये आदमी भगोड़ा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है मोटा चूहा। नहीं है जो 4000 आप ऐसे इकबाल जी 4000 आदमियों को कोरोना देके ये छुप के बैठ के अपना कोरोना टेस्ट करवा रहा है, ऐसे आदमी को आप मौलाना बोलते हैं? मौलाना ठीक कह रहे हैं बेटा। इकबाल जी एक मिनट मौलाना साद का बेटा, मौलाना, अभी इकबाल जी सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। नदीम अहमद जी, ये मेरी बात सुनिए। नदीम अहमद जी, ये मौलाना साद का बेटा कह रहा है कि साद को कोरोना नहीं है। अरे साद को तो नहीं है, लेकिन उसने जो 4000 लोगों में कोरोना फैलाया है उसका तो हिसाब होगा कि नहीं? तो मैं कहता हूं ये भारत है। भारत में देखिए सर, ये मामला जिस तरीके से होना चाहिए था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एक ही पक्ष हम लोगों के सामने आ रहा है। पक्का हिसाब होगा और जल्द हिसाब होगा। आप सुन रहे हैं कि नहीं नदीम जी? आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात को सुन रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम इस मामले को एक तरफा बनाकर पेश कर रहे हैं, ये मामला शायद उस तरीके का नहीं है। हमें इसका दूसरा जो व्यवहारिक पक्ष है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सर, वो मामला ये था कि दूसरा तरफ क्या है? अचानक ही दो तरफा लॉकडाउन हो गया, तो उस कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की जमात के लोगों ने। नदीम जी अपने आप को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए नदीम जी, नदीम अहमद जी, मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल फ्लैट, आप अपने आप को, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता है कि मौलाना ने क्या किया? मौलाना ने कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के तबलीगियों को पटना में क्यों भेजा? मौलाना ने विदेशियों को पूरे भारत में फैला क्यों दिया? मौलाना ने कश्मीर में कोरोना क्यों फैलाया? मौलाना ने तमिलनाडु के तबलीगी वालों को भोपाल क्यों भेजा? मौलाना ने
अपने तबलीगियों को क्यों बोला कि विदेशी देश इस इधर उधर परिस्थिति जाओ? के लिए तैयार अरे भाई नहीं तुमको था। अगर तबलीगी लोगों की जमात जो मरकज की साइकोलॉजी है, मीटिंग के उसके लिए अंदर आनी ये बात थी नहीं थी तो कि तुम कोरोना अलग इस अलग तरीके से जगह नहीं पूरे फैल सकता भारत में है। फैल अचानक चुके। लॉकडाउन हो जाता ये है, लोग बताइए बंद हो मुझे, गए। ये लेकिन फैले ये जो क्यों? मनी बताइए लॉन्ड्रिंग नदीम वाला जी। केस है सर, इसके अरे लिए नदीम जांच करनी जी, चाहिए अपने एजेंसीज को। आंखों में पट्टी मनी डालकर कब जी। तक घूमते रहेंगे आप? अरे भाई देखिए, अरे सर मेरी आंखें पूरी तरह से खुली हैं, मेरा विजन बिल्कुल आप साफ इसका है। समर्थन और मत जिस कीजिए। तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है सर, वो पर्टिकुलर किसी बिल्कुल नहीं है, काली पट्टी लगा के घूम रहे हैं आप लोग। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सर मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है, इसको अगर देश संजीदगी के साथ लेता है तो उसका स्वागत है। लेकिन हम वो जो जमात से जुड़ी हुई बात है, मरकज के अंदर जो लोग थे सर, उसके एक ही पक्ष के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हमें उसका दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। अरे आप ये सब समझिए, वीजा से अगर लोग आ रहे इस हैं तो आदमी ने अपने आप को अर्नब इस मौलाना साहब जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, नहीं, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ शाहिद जी और के शर्मा जी, सवाल एक ही है आज, एक ही है सवाल। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक ही सवाल है और के शर्मा और शाहिद जी डिबेट पे आए। आज एक सवाल पूछूंगा, आप डिसाइड कर ले, अब इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। के शर्मा जी, सवाल ये है, आप किसके साथ हैं? आप भारत के साथ है इन खलनायकों के साथ कि साद के साथ है? अगर आप साद के साथ हैं तो आप भारत के खिलाफ हैं। अब आप डिसाइड कर लो भाई, बाद में मत बोलना। पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, आप या तो इस साद के साथ हो या भारत के साथ हो। डिसाइड कर लो। शाहिद जी, आज अगर कहा कि मैं साद के साथ हूं तो भारत के खिलाफ हूं। के साथ हैं, यही बात है। क्यों के शर्मा जी, कोई इस पे कोई दो राय तो नहीं है ना? सच्चाई के साथ जो साद के साथ है वो भारत के खिलाफ है, भारत देश विरोधी है। हम सच्चाई के साथ हैं, सच्चाई की जीत होगी और आपको ये डिसाइड करने का कोई हक नहीं है कि कौन किसके साथ है। भारत को डिसाइड इस बात को करने दीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डिसाइड करने दीजिए, ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। जो देश विरोधी कृत्य है, देश विरोधी कृत्य के साथ यदि आप अपने आप को संबंधित करना चाहते हैं, अफसोस ही होगा, आप अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन आज ये हो रहा है, आप उनको लेकर बाहर आते हैं। नहीं कर पाएंगे कल, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको ये आप जो समर्थन करने आते हैं, क्योंकि यदि आप समर्थन करने आते हैं तो आपको इस बात का जवाब देश को देना पड़ेगा कि आप डिबेट के नाम पर ये मान नहीं करिए, देश को ये देना पड़ेगा, क्योंकि आज तब ये आदमी कोरोना का सबसे बड़ा खलनायक है। इसने 4000 आदमियों को कोरोना करा दिया और इसको कोरोना नहीं हुआ। इसको कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने सबके साथ खाना नहीं खाया, सबको खिला दिया। ये बोल रहे हैं शिराज, सबसे बड़ा खलनायक है कोरोना का। खड़े हो जाइए, देश बोले वायरस से लड़ रहा है, देश को कोरोना शिराज कुरैशी जी, शिराज कुरैशी जी, मैं आपको मैं आमंत्रित करता हूं मौलाना इजाज अथर को, मौलाना इजाज अथर जी और इकबाल मिर्जा जी, आप दोनों मुझे बताइए, आप देश के साथ है कि साद के साथ है? देश के साथ है कि साद के साथ है? क्योंकि आज साद एक प्रतीक बन चुका है भाई। देखिए, एक प्रतीक है एक राष्ट्र विरोधी का, एक प्रतीक बन चुका है भारत विरोधी का। आपको मैं पूछ रहा हूं इकबाल मिर्जा जी, आप साद के साथ हैं कि भारत के साथ हैं? आप सवाल में इतनी, हाँ मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए आपने सवाल जिस तरह से किया है उसी तरह से मैं भी जवाब देना और फिर मैं इस बात को आपके महाभारत में दुर्योधन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जानामि धर्मम नचते बात कहने में धर्म क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन उसका साथ उसको अंगीकार नहीं कर सकता, उसको स्वीकार नहीं कर जिन्होंने हिंदुस्तान जानामि अधर्मम नचते अप्रो, अधर्म क्या है उसको भी मैं जानता हूँ, उसका त्याग नहीं कर सकता। इन्फेक्शन को फैलाया है, हम उसकी भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं। मुझे आप महाभारत ना सिखाइए, मुझे महाभारत ना सिखाए, एक एक पंक्ति मुझे पता है, मुझे महाभारत ना सिखाए। आपको सवाल क्या पूछा था मैंने, आप भारत के साथ हैं कि भारत के खिलाफ है? क्योंकि आप साथ के साथ हैं तो भारत के खिलाफ है, आप देश विरोधी है। हम सच्चाई, ये सच्चाई वच्चाई वाली इधर उधर की बात नहीं चलेगी भाई साहब, ये उधर उधर की बात चलेगी नहीं। आप साथ का साथ छोड़िए, भारत के साथ आ जाइए, भारत के खिलाफ खड़े मत रहिए। आप भारत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, आप साथ का साथ छोड़िए, छोड़ दीजिए, सरकार पे छोड़ दीजिए, आप साथ का साथ छोड़िए, वो काम आपका नहीं है। अरे छोड़िए, आप साथ को छोड़िए,
आप अभी भी तबलीगी जमात मरकज को समर्थन करते हैं? आपको अभी अर्नब भी? जी आप अभी भी तबलीगी जमात मरकज वालों के साथ आपको हैं? सरकार ने या पुलिस ने कुछ वाह कॉन्ट्रैक्ट भाई दिया वाह, है क्या ये सब चीज ये करने सब कुछ का? होने के बावजूद कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया अभी है क्या भी आपको? अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कोई साथ नहीं है, सत्य आप का कभी साथ की सोच बात रहे है। हैं आप आप क्या सत्य कर रहे के हैं? खिलाफ है एक कि आप देश सत्य विरोधी के का खिलाफ समर्थन है? कर रहे हैं। हम सत्य के साथ है। एक राष्ट्र विरोधी का हम सत्य समर्थन के कर रहे साथ है, हैं। आप भी सत्य के साथ हो जाइए। आपको बुरा नहीं लगता? अरे कितने लोग समर्थन मर गए, नहीं, आपको सत्य बुरा का नहीं साथ, लगता? आप सत्य का साथ नहीं देंगे, 4000 आप लोग बताइए। संक्रमित हुए, आप बुरा नहीं लगता? तबलीगी आप जमात सत्य के मरकज साथ वालों है कि ने नहीं, आप बताइए। हॉस्पिटल में पेशाब की और सत्य अश्लीलता के की साथ नर्सों आप के है कि साथ नहीं, आप आपको बताइए। बुरा नहीं लगता? आपके लिए पहले क्या आता है भाई साहब? आपके लिए धर्म आता है कि देश आता है? बताइए मुझे। आपके लिए पहले क्या है? मजहब है कि भारत है? पूछता है भारत आपसे। देखिए आपके लिए पहले क्या आता है भाई साहब? गलत बात नहीं है, सबसे सीधी बात है। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है? तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है, कोई धर्म पहले नहीं आता। आपसे पूछता हूं तो आप मेरे हिचकिचाते क्यों हैं? क्यों नहीं कहते? मेरे लिए मेरा मजहब पहले नहीं आता है अर्नब, मेरे लिए भारत बनता है। राष्ट्रहित की बात से पहले आती है। आप बताइए मुझे, मैं दोबारा पूछूंगा, आपके लिए पहले क्या आता है? बताइए इकबाल मिर्जा जी। भारत आता है, राष्ट्र आता है या मजहब आता है? या बताइए मुझे, ये बताइए मुझे, आपको बताना होगा। आपको मुझे मक्खियों के बारे में बताना की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपका सर, आपका पूरा आपका फेस लाल क्यों हो गया है? आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके लिए पहले क्या आता है? आपका धर्म आता है या राष्ट्र धर्म आता है? बताइए। के शर्मा जी जवाब क्यों नहीं दे रही है? सिंपल सवाल है भाई। क्या भाई आप मुझे बताइए ना, घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं? अरे भाई सुनिए, पतली गली से निकल जाने की कोशिश मत कीजिए। रिपब्लिक भारत है, पूछता है भारत प्रोग्राम पर सही जवाब का, बिल्कुल तीखे सवाल का सीधा जवाब चाहिए मुझे। यादरभाई जी अभी तक जवाब दे देते। इंसानियत, क्योंकि इनके दिल में कहीं इंसानियत का धर्म सबसे ऊंचा होता है। इसके बाद में कोई वो आता है, राष्ट्रीय आता है, बाद में कोई आता है। आप उससे भी घिरे हुए हैं। देश के संविधान जवाब नहीं दे पाए, संविधान को मान रहे हो। जवाब नहीं दे पाए इकबाल मिर्जा जी। देखिए इकबाल मिर्जा जी, आज सोचिए मैंने क्या सवाल पूछा था प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अपने आप में आप बिल्कुल सोचिए इसके बारे में कि अर्नब ने मुझे पूछा आपके लिए पहले क्या आता है? आपका देश आता है कि आपका मजहब आता है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने घुमा फिरा कर बात की और मैंने इंसानियत के बारे में बात करने की कोशिश की। हंस क्यों रहे हैं आप? मुझे हंसी मजाक वाला सवाल नहीं लग रहा। अरे भाई आपको कह देता हूं इकबाल मिर्जा जी, हमेशा याद रखिए, राष्ट्रहित भारत में पहले राष्ट्र और उसके बाद धर्म। ये भारत है, हमारे देश में पहले राष्ट्रहित, उसके बाद और किसी की हित। राष्ट्र पहले, एक धर्म, राष्ट्र धर्म। आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर